हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का पेपर चल रहा था, जिसमें हमने यूनिट नंबर 5 के अंदर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है यानी क्रोमेटोग्राफी का परिचय क्या होता है उसे देख लिया था। अब मोस्टली एग्जाम में क्या होता है, केवल क्रोमेटोग्राफी क्या है ये नहीं पूछते हैं, वो क्वेश्चन इस तरह से बना के देते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है और क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत भी लिखिए। तो आज हम क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत समझाऊंगी चित्र सहित। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत। आगे लिखा है क्रोमेटोग्राफी का मुख्य उद्देश्य मिश्रण का वियोजन अर्थात उसमें उपस्थित अवयवों का पृथक्करण है। यह मैंने आपको बता ही दिया था कि क्रोमेटोग्राफी में हमको जो मिश्रण दिया जाता है, हम उसके अंदर जो अवयव होते हैं पहले हम उसको पृथक करते हैं और बाद में हम उसकी पहचान करते हैं। इसके लिए मिश्रण को दो प्रावस्थाओं के बीच प्रवाहित किया जाता है। एक होती है हमारी स्थिर प्रावस्था व दूसरी होती है गतिशील। क्या बोला क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत में कि जब भी क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है और जिसमें हमें मिश्रण के अवयवों को पृथक करना होता है तो हमें दो प्रावस्थाएं लेनी होती है। एक होती है गतिशील प्रावस्था। तो देखो ये जो डायग्राम में जो ब्लू कलर से नीचे बना हुआ है ये होती है हमारी गतिशील प्रावस्था, और ये जो व्हाइट कलर का बना हुआ है ये है हमारा पेपर, है ना। ये जो पेपर है ये है हमारी स्थिर प्रावस्था या स्थैतिक प्रावस्था भी इसे बोल सकते हैं। तो कोई सा भी क्रोमेटोग्राफी तकनीक हम देखेंगे आगे, हम बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी की तकनीकों के बारे में पढ़ेंगे। सभी में आपको क्रोमेटोग्राफी की दो प्रावस्था जरूर मिलेगी, एक होती स्थिर प्रावस्था और एक होती गतिशील प्रावस्था। इन दोनों के बिना क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट होती ही नहीं है। ठीक है, तो दो प्रावस्था हो गई हमारे, एक स्थिर और दूसरी गतिशील। आगे लिखा है मिश्रण में उपस्थित अवयवों का पृथक्करण उनकी विभिन्न प्रावस्थाओं में अधिशोषण के आधार पर होता है। यानी मिश्रण के जो अवयव होते हैं वो कैसे अलग होते हैं, इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनका अधिशोषण अलग अलग स्थान पर होता है। अर्थात जब कोई मिश्रण एक अवयव दूसरे की अपेक्षा स्थिर प्रावस्था पर अधिशोषण बना लेता है और वहीं रुक जाता है, जबकि कम पकड़ रखने वाला ज़्यादा दूरी तक गतिशील रहता है और कुछ दूर जाकर अलग जगह पर अधिशोषित होता है। इसी प्रकार से सभी अवयव पृथक हो जाते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, मिश्रण के जो अवयव होते हैं उसमें कुछ का अधिशोषण पहले होता है और कुछ का अधिशोषण बाद में होता है। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम मिश्रण लेते हैं, है ना। अब मिश्रण के अंदर बहुत सारे अवयव होते हैं, तो शुरू में तो वो एक साथ होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं तो किसी अवयव का अधिशोषण पहले हो जाता है और किसी अवयव का अधिशोषण बाद में होता है। इस तरह से वे अवयव एक दूसरे से पृथक होते हैं और पृथक होने के बाद ही हम उनकी पहचान करते हैं। तो यही क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत होता है कि क्रोमेटोग्राफी में सभी अवयवों का अधिशोषण स्थिर प्रावस्था पर, है ना। ये कौन सी प्रावस्था, हमारी स्थिर प्रावस्था। तो सभी अवयवों का अधिशोषण स्थिर प्रावस्था में अलग अलग स्थान पर होने के कारण ये सब एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो यही था क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत। क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत में यही लिखना है आपको कि इसमें दो प्रावस्थाएं होती, स्थिर और गतिशील। इसमें मिश्रण में उपस्थित अवयवों का पृथक्करण उनके अधिशोषण के आधार पर होता है। कुछ अवयवों का अधिशोषण पहले हो जाता है तो वो वहीं रुक जाता है, जब कुछ अवयवों का अधिशोषण कुछ देर गतिशील होने के बाद होता है और वह बाद में अधिशोषित होता है। इस प्रकार से सभी अवयव पृथक हो जाते हैं। क्लियर, मतलब मैंने आपको जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझाया, आप जरूरी नहीं वर्ड टू वर्ड लिखें, अपने हिसाब से लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है सभी प्रकार की क्रोमेटोग्राफी तकनीकों में अवयवों के पृथक्करण की विभिन्न प्रावस्थाओं में या तो अधिशोषण होता है या वितरण। यानी कहीं कहीं पर मैं आगे कुछ क्रोमेटोग्राफी ऐसी बताऊंगी जहां पर अधिशोषण की जगह पर वितरण होता है। अब ये वितरण क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अर्थात पृथक्करण की क्रियाविधि दो प्रकार से संपन्न होती है, अधिशोषण और वितरण। यानी क्रोमेटोग्राफी में जो अवयव अलग अलग हो रहे हैं दो कारण से होते हैं, या तो अधिशोषण के कारण से होते हैं या वितरण के कारण से। ये था हमारा आज का टॉपिक क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्रोमेटोग्राफी का वर्गीकरण देखेंगे। तो अगर आपको इस तरह से वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक यू।